गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम एमए फाइनल का 5th पेपर पढ़ रहे हैं, मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी। मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी में आज मैं पढ़ाऊंगी व्यवहारवाद। व्यवहारवाद आप लोगों ने बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, तो आप लोग जानते होंगे कि व्यवहारवादी क्रांति आधुनिक राजनीति विज्ञान में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। व्यवहारवादी क्रांति से ही आधुनिक राजनीति विज्ञान की शुरुआत होती है और व्यवहारवाद का जनक डेविड ईस्टन है, ये भी आपको मालूम होगा। तो अब हम शुरू करते हैं। व्यवहारवाद पूर्व में आप पढ़ चुके हैं, तो इस वीडियो से मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे और बहुत अच्छे से कर पाओगे। आपने जो पहले पढ़ा है बस उससे थोड़ा सा ज़्यादा या थोड़ा डिटेल अध्ययन हमें एमए फाइनल में करना है। फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, इसलिए आपको ये समझ आ जाएगा। स्टूडेंट्स, आधुनिक राजनीति विज्ञान को व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान कहा जाता है। इस तथ्य से इस बात की पुष्टि होती है कि व्यवहारवादी क्रांति का राजनीति विज्ञान पर गहरा प्रभाव पड़ा है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद तो राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद इतना घुल मिल गया कि इसने राजनीति विज्ञान की परिभाषा, प्रकृति, अध्ययन क्षेत्र और अध्ययन दृष्टिकोण में युगांतर परिवर्तन ला दिए। परंपरागत राजनीति शास्त्र युद्धोत्तर राजनीतिक परिस्थितियों में इतना बेमेल पड़ गया कि रॉबर्ट डहाल ने यहाँ तक कह डाला कि व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान में एक विशेष आंदोलन है। राजनीति विज्ञान में अब तक प्रचलित विधिवादी, ऐतिहासिक, आदर्शात्मक व दार्शनिक दृष्टिकोण अचानक ही न केवल आलोचना के शिकार हुए, अपितु बदले हुए राजनीतिक माहौल में इनकी उपयोगिता को गंभीर शंकाओं से देखा जाने लगा। ऐसे समय में व्यवहारवादी क्रांति का, जो अन्य समाज विज्ञानों में काफ़ी पहले आनुभविक विश्लेषण का प्रेरक बन गई थी, राजनीति विज्ञान में भी आ जाना स्वाभाविक था। चार्ल्स ई मेरियम को व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान का बौद्धिक जनक माना जाता है। उसने ही सर्वप्रथम राजनीतिक व्यवहार को राजनीतिक शोध में सम्मिलित करने की बात कही थी। 1925 में मेरियम ने लिखा है कि अन्य विज्ञानों की तरह ही किसी दिन हम औपचारिक दृष्टिकोण के साथ कोई अन्य दृष्टिकोण अपनाकर राजनीतिक व्यवहार की खोज के आवश्यक तत्व के रूप में देखना शुरू कर देंगे। इससे पहले 1905 में प्रकाशित प्राइमरी इलेक्शंस नाम की उनकी पुस्तक आनुभविक विश्लेषण की दिशा में एक प्रयत्न था, किंतु अपने इस प्रयत्न में वह अधिक गहराई में नहीं उतरे। इसी तरह 1921 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस रिव्यू के अपने एक लेख में मेरियल ने इस बात पर बल दिया कि राजनीति विज्ञान को समाजशास्त्र, सामाजिक मनोविज्ञान, भूगोल, मानव विज्ञान, जीवशास्त्र और सांख्यिकी के द्वारा काम में ली जाने वाली प्रविधियों की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए। व्यवहारवाद की आधारभूमि तैयार करने में मेरियम के योगदान के बारे में राजनीतिक विचारक हैं प्रोफेसर SP वर्मा ने लिखा है कि राजनीति विज्ञान में लाए जाने वाले पर्यवेक्षण और विश्लेषण की मूल प्रविधियों से बहुत असंतुष्ट होकर मेरियम ने शोध के यंत्रों में सुधार करने का प्रयत्न किया। उसने अपनी रचनाओं में इस बात पर जोर दिया कि राजनीति विज्ञान में वैज्ञानिक तकनीक और प्रविधियों का विकास समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। मेरियम के प्रेरणास्पद नेतृत्व में शिकागो विश्वविद्यालय का राजनीति विज्ञान विभाग राजनीति विज्ञान में नए दृष्टिकोण व विधियों के प्रयोग का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। लियोनार्ड वाइट, हैरोल्ड गेसलेन, क्विंसी राइट, हैरल्ड आसवेल, फ्रेडरिक शूमेन, विओकी जूनियर, गैब्रियल आमंड, हर्बर्ट साइमन और डेविड ट्रूमन जैसे प्रमुख राजनीतिक शास्त्रियों का जमघट लग गया। इनमें से अधिकांश राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी क्रांति के अग्रणी विद्वान
बने। इसी तरह हम कह सकते हैं कि 1925 में ही व्यवहारवादी क्रांति का शिकागो में विधिवत सूत्रपात हो गया, किंतु राजनीति विज्ञान में इसका व्यापक प्रचलन द्वितीय महायुद्ध के बाद ही हुआ। युद्ध के बाद की राजनीतिक परिस्थितियों ने व्यवहारवाद को, जो 1925 से ही सुप्त सा था, जगाया और ये तुरंत ही राजनीति विज्ञान के सब पक्षों में आर पार उतर गया। युद्ध के बाद के राजनीतिक वातावरण ने इसको शिकागो विश्वविद्यालय की चार दीवारी से बाहर निकाला और यह अमेरिका में एक महत्वपूर्ण विश्लेषण आंदोलन के रूप में लोकप्रिय हो गया। व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान की नींव डालने वालों में मेरियम के योगदान के बराबर ही आर्थर बेंटले का योगदान रहा। बेंटले की प्रक्रिया की संकल्पना का व्यवहारवाद के विकास में आधारभूत योगदान कहा जा सकता है। बेंटले की पुस्तक द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट की राजनीति विज्ञान को प्रमुखतया दो देन रही, एक समूह का विचार और दूसरी प्रक्रिया की संकल्पना, जिससे व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान की नींव पड़ी। इसी तरह व्यवहारवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने में अमेरिकी संगठनों का बड़ा योगदान रहा। अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन और सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल ने व्यवहारवादी विचारों को न केवल व्यवस्थित किया, अपितु ऐसे विचार वाले राजनीति शास्त्रियों में आदान प्रदान और गहन विचार विनिमय को भी संभव बनाया। हेरोल्ड लासवेल, डेविड ईस्टन, आमंड कैपलन, कैटलिन डहाल, हर्बर्ट साइमन, लुसियन पाई, मल्फर्ड क्यू सिबली, किर्क पैट्रिक, पावेल और हिंज यूलाउ जैसे व्यवहारवादी विद्वान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ढंग से इस संगठनों से संबंधित रहे हैं। यहीं पर इन्होंने गंभीर विचार विनिमय के अवसर पाए हैं और इस तरह व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान मेरियम और बेंटले से उत्प्रेरित होकर 1950 तक सुनिश्चित ढंग से प्रतिष्ठित हो गया। व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान में एक आंदोलन बन गया। इसकी उत्पत्ति को कारणों का मूल रॉबर्ट डहाल का एक कथन से हमें स्पष्ट होता है। व्यवहारवाद से तात्पर्य बताते हुए उन्होंने कहा कि यह राजनीति विज्ञान के अंतर्गत एक ऐसा विरोध आंदोलन है जिससे अनेक राजशास्त्री, विशेषकर अमेरिकी संबद्ध है, जो परंपरागत राजनीति विज्ञान की उपलब्धियों, विशेषकर उनके ऐतिहासिक, दार्शनिक और विवरणात्मक संस्थात्मक उपागमों से बहुत अधिक असंतुष्ट है। वास्तव में व्यवहारवाद की उत्पत्ति का सबसे महत्वपूर्ण कारण ही परंपरागत राजनीति शास्त्र के विरुद्ध यह असंतोष था। बदली हुई परिस्थितियों से राजनीति विज्ञान इतना बेमेल पड़ गया था कि राजनीतिक विश्लेषण औपचारिक और निरर्थक हो गए। राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी दृष्टिकोण अपनाने के जो कारण थे वो इस प्रकार थे। पहला है परंपरागत राजनीति शास्त्र के युद्धोपरांत राजनीतिक परिस्थितियों से असंगत हो जाने के कारण। दूसरा, युद्ध के बाद की राजनीतिक चुनौतियों का वैज्ञानिक व व्यवस्थित विश्लेषण संभव बनाने के लिए। तीसरा, अन्य सामाजिक विज्ञानों से राजनीति विज्ञान के बहुत पिछड़ जाने के कारण। और दूसरे विश्व युद्ध के कारण। दूसरे विश्व युद्ध की तत्कालिक आवश्यकताओं के कारण अमेरिकी राजनीतिक विचारकों को प्रशासन के संपर्क में आना पड़ा। शासकीय आवश्यकताओं के लिए राजनीति विज्ञान के विद्वानों को पहली बार अपना ज्ञान परखने का अवसर मिला। उन्होंने पाया कि जो कुछ वो जानते हैं वह बहुत अधिक सैद्धांतिक और औपचारिक है तथा राजनीतिक यथार्थ से बेमेल है। इसी तरह युद्ध ने राजनीति शास्त्रियों को प्रशासकीय और राजनीतिक संपर्क में लाकर उन्हें अपने शास्त्र की कमियों को आंकने और अपने शास्त्र के सैद्धांतिक विचारबंद में झांकने का अवसर दिया। इससे अमेरिकी राजनीति शास्त्री झुंझला सा गया और अपने ज्ञान को अधिक व्यवहारपरक बनाने के लिए उतावला हो गया। युद्ध की समाप्त होते ही उसने नए दृष्टिकोण और नई
तकनीकों की तलाश शुरू की जिसने राजनीति की कठोर वास्तविकताओं को समझा और समझाया जा सके। इसके फलस्वरूप पहले से ही विद्वान व्यवहारवादी विचार उनके लिए सीधा रास्ता बन गए और व्यवहारवादी क्रांति धूमधाम से राजनीति विज्ञान में श्री गणेश हो गया। शिकागो विश्वविद्यालय के विद्वानों के एक समूह ने पहली बार 1949 में व्यवहारवादी विज्ञानों शब्दावली की बात की और बाद में व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान के रूप में अमेरिका में सर्वत्र व्याप्त हो गई। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं व्यवहारवाद के अर्थ और इसकी व्याख्या की। व्यवहारवाद को एक संकल्पना या अवधारणा के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता। इसे एक संकल्पना के रूप में नहीं बल्कि एक दृष्टिकोण या आंदोलन के अध्ययन के विशिष्ट उपागम के रूप में अर्थ दिया जाता है। यही कारण है कि इसके भिन्न भिन्न प्रकार से अर्थ किए जाते हैं। व्यवहारवाद के अर्थ पर 3 तरह से विचार व्यक्त किए गए हैं। व्यवहारवाद को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग दृष्टिकोण से प्रभावित किया है। हम व्यवहारवाद के इस अर्थ को या इस व्याख्या को 3 भागों में या 3 श्रेणियों में विभक्त करेंगे, जिसमें पहला है डेविड ईस्टन ने 1953 में प्रकाशित अपनी पुस्तक पॉलिटिकल सिस्टम में व्यवहारवाद का अर्थ करते हुए लिखा है कि व्यवहारवाद एक विशेष मनः स्थिति मात्र नहीं है बल्कि उससे कुछ अधिक है। इस अर्थ में कि शोधकर्ता जब राजनीतिक व्यवहार की संकल्पना को आधार मानकर कार्य करता है तो वह राजनीतिक व्यवस्थाओं में भाग लेने वाले घटकों को व्यक्तियों के रूप में देखता है। व्यवहारवादी शोध वास्तविक व्यक्ति पर अपना समस्त ध्यान केंद्रित करते थे। इस अर्थ में व्यवहारवाद संस्थाओं को व्यक्तियों से अर्थपूर्ण बनती मानकर उनके अध्ययन की बात करता है। इस अर्थ में यह परंपरावादी राजनीति शास्त्रियों की धारणा के विरुद्ध आंदोलन बन जाता है, क्योंकि वे संस्थाओं को इस तरह देखते रहे हैं मानो वे उसका निर्माण करने वाले व्यक्तियों से भिन्न और स्वतंत्र इकाई हो। दूसरा है एल्फ्रेड डी ग्रोजिया। दूसरे दृष्टिकोण से अर्थ करते हुए वे लिखते हैं कि व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान अपने आप में एक विषय, एक अंतरशास्त्रीय विज्ञान, परिमाणीकरण, नई प्रविधियों के आविष्कार का प्रयत्न नहीं है। यह आदर्शवादिता के विपरीत यथार्थवादिता, निगमन पद्धति के विपरीत अनुभववाद भी नहीं है। यह राजनीति विज्ञान का वह रूप है जिस रूप में कुछ लोग उसे अब देखना चाहते हैं। ग्रोजिया का अर्थ ईस्टन के अर्थ से बिल्कुल विपरीत है। ग्रोजिया ऐसा शायद इसलिए ही कहते हैं कि व्यवहारवाद को हर कोई अपनी नज़र से देखता है और व्यवहारवादी राजनीति को अपना ही अर्थ देता है। तब व्यवहारवाद की सुनिश्चित व्याख्या करने के बनिस्बत यही क्यों न मान लिया जाए कि यह वह रूप रखता है जो रूप इसको कोई देना चाहता है। ग्राजिया का ये कथन बहुत महत्व का है और व्यवहारवाद को समाजवादी टोपी न बनने देने की उसकी उकताहट का परिचायक है। तीसरा जो अर्थ है वह है डहाल का। डहाल मानते हैं कि व्यवहारवाद विषय के आनुभविक तत्वों को अधिक वैज्ञानिक बनाने के प्रयत्न से अधिक कुछ नहीं है। यह एक ऐसा उपागम है जिसका उद्देश्य राजनीतिक जीवन के आनुभविक पक्ष को ऐसी प्रणालियों, सिद्धांतों और कसौटियों के द्वारा जो आधुनिक आनुभविक विज्ञान के अधिनियमों, अभिसमयों और अभिग्रहों को पूरा करती है, स्पष्ट करना है। व्यवहारवाद की तीनों ही व्याख्याएं एक ही बात कहती है। पहला और तीसरा दृष्टिकोण सकारात्मक रूप से और दूसरा नकारात्मक रूप से व्यवहारवाद का अर्थ करता है। व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान के आनुभविक तत्वों को वैज्ञानिक बनाने का एक व्यवस्थित प्रयत्न कहा जा सकता है। इसलिए डेविड ट्रूमैन मानते हैं कि व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान में शोध व्यवस्थित होती है और उसका प्रमुख आग्रह आनुभविक प्रणालियों के प्रयोग पर होता है। व्यवस्थित सोच से ट्रूमैन प्रकल्पनाओं की सुनिश्चित ढंग से व्याख्या करना और साक्ष्य सामग्री को कठोरता के साथ व्यवस्थित रूप देना मानते हैं। इसी तरह आनुभविक प्रणाली
उस अटकलबाजी से भिन्न इस रूप में समझी गई है कि यह परीक्षण और परख योग्य तथ्यों पर आधारित है। रॉबर्ट हाल ने राजनीति शास्त्र के आनुभाविक भाग को अधिक वैज्ञानिक बनाना कहते हैं। डेविड ट्यूमेन का मानना है कि व्यवहारवाद एक ऐसे विचार का प्रतिनिधित्व करता है जिसका उद्देश्य सभी राजनीतिक घटनाओं को मनुष्य के अवलोकित व अवलोकनात्मक व्यवहार के आधार पर विवेचन करना है। एस.पी. वर्मा के अनुसार व्यवहारवाद केवल अध्ययन दृष्टिकोण है जिसका उद्देश्य राजनीतिक जीवन के आनुभाविक पहलुओं का स्पष्टीकरण देते हुए हमारी राजनीति की समझ को बढ़ाना है। इन तीनों विद्वानों द्वारा की गई व्याख्या परिभाषा सही और अपने आप में व्यवहारवाद के मूल तत्व को स्पष्ट करती है। फिर भी एक हम सामान्य परिभाषा देते हुए कह सकते हैं कि व्यवहारवाद विश्लेषण की वैज्ञानिक व परिष्कृत प्रविधियों द्वारा राजनीति के ऐसे व्यवस्थाबद्ध और अनुभवजन्य सिद्धांत बनाना है जिससे राजनीतिक यथार्थ के बारे में समझ और अंतर्दृष्टि में वृद्धि हो। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं व्यवहारवाद के उद्देश्यों की। अगर हम व्यवहारवादी के उद्देश्यों की बात करें तो हम उन उद्देश्यों को कुछ बिंदुओं से स्पष्ट कर सकते हैं, जिसमें पहला है राजनीति विज्ञान को राजनीतिक घटनाओं के परिमंडल या क्षेत्र में यथासंभव स्पष्टीकरण देने और भविष्यवाणी करने की क्षमता से युक्त करना। दूसरा, सैद्धांतिक संचार या ढांचे के आधार पर राजनीति विज्ञान में ऐसी शोध करने पर जोर देना जिससे उसे आकृति और संगतता प्राप्त हो। तीसरा, आधुनिक राजनीति विज्ञान में शोध और अध्ययन के लिए ऐसी इकाई की खोज पर बल देना जिसकी स्थूल रूप से पहचान की जा सके तथा जिसके आधार पर व्यापक तुलनाएं की जा सके। चौथा, सभी राजनीतिक प्रस्तावनाओं को तथ्यात्मक सामग्री के संकलन और विश्लेषण के आधार पर परखना। पांचवा है केवल उन्हीं सैद्धांतिक प्रस्तावनाओं को से सरोकार रखना जिसको तथ्यात्मक सामग्री के आधार पर परखा जा सके। छठा जो उद्देश्य है वह है राजनीति विज्ञान के अध्ययन में उन सभी विकसित तकनीकों और यांत्रिकी सुविधाओं का जो आज उपलब्ध है उपयोग करना। अंतिम जो उद्देश्य है वह है इस बात पर जोर देना कि राजनीतिक गतिविधि का मुख्य बिंदु मनुष्य है और राजनीतिक गतिविधि सरकारी संरचनाओं में सर्वत्र व्याप्त नहीं है। तो स्टूडेंट्स, ये है राजनीतिक व्यवहारवाद के उद्देश्य, राजनीति में व्यवहारवाद के उद्देश्य। इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगला वीडियो हम राजनीति विज्ञान की विशेषताओं के बारे में व उसकी सीमाओं व आलोचनाओं के बारे में बनाएंगे। धन्यवाद।